नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 13 मई 2023 के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया दोस्तों, एक लंबे लेग ऑफ जर्नी में था मैं, तो बीच में कहीं पे भी मुझे ऐसी कोई शांत जगह नहीं मिली जहां मैं बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर सकता, पीपीटी बना सकता, इंटरनेट वगैरह भी कट रहा था। आज सैटरडे है, ज़्यादा करंट अफेयर्स है नहीं इंपॉर्टेंट। दो करंट अफेयर्स, एक साइक्लोन मोचा को लेके आर्टिकल है और ओवरऑल सीबीएसई का जो रिजल्ट निकला है उसको लेके आर्टिकल है। बाकी दो भैया कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट भरा हुआ है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई। अपने अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से लोगों के लिए सेलिब्रेट करने का मौका है। एडिटोरियल में 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। तो एडिटोरियल के कौन कौन से आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक आर्टिकल है भाई, ये जो दिल्ली के अंदर जो पावर स्ट्रगल हो रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर, इसको लेके एसिमेट्री पावर को लेके एक आर्टिकल है। फिर किस प्रकार से जो वेलफेयर स्पेंडिंग है वो करंट सरकार के अंदर कम हुई है, इसको लेके व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया जा रहा है प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के साथ। देखिए यहाँ पे बुराई की जा रही केंद्र की सरकार की, बट जब बुराई प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के साथ की जाती है तब वो इंटरेस्टिंग लगती है। स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए, तो इसको देखेंगे। उसके साथ साथ आयुष ने ICMR के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिससे ओवरऑल जो हमारी कन्वेंशनल मेडिसिन हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप दुकान पे गए, आपने पैरासीटामोल ले ली बुखार के लिए, और वहीं पे आयुर्वेदा में आपको घुट्टी पिला के आपको बुखार सॉल्व करने की कोशिश की जाए, तो जब मॉडर्न मेडिसिन को आयुर्वेदा के साथ मिला के, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के साथ मिला के ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ओवरऑल उसकी इफेक्टिविटी क्या है, इस चीज़ को लेकर ICMR और आयुष मिलकर कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो इसको देखेंगे। सीबीएसई के रिजल्ट से लेकर आर्टिकल और साइक्लोन मोर्चा के बारे में तो मैंने आपको बताया। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलता हूं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन मेरी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। चूंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं एग्जाम में, तो ओवरऑल जो टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर 50% का डिस्काउंट आ गया। आप जाके टेस्ट सीरीज डाउनलोड करके सकते हैं। हालांकि अब आप टेस्ट सीरीज खरीदेंगे भी तो मुश्किल से ओवरऑल 10 से 12 टेस्ट ही फुल लेंथ आप सॉल्व कर पाएंगे, बट ओवरऑल टेस्ट सीरीज बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट 450 से 500 रुपये में अवेलेबल है, तो आप जाके खरीद के एक बार ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्टे ट्यून टू द ऐप दोस्तों, जल्द ही NCERT की कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज वहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर लीजिए। साथ साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को भी शेयर करें दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ, ओवरऑल जो भी इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहली न्यूज़ जो हम देखने वाले, एसिमेट्री पावर, टॉप कोर्ट रूलिंग ऑन सर्विसेज इज अ बूस्ट फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन दिल्ली। देखिए, asymmetric federalism has been a positive feature of India's polity, but even the most pragmatic arrangement may not always guarantee harmonious relation between center and its constituent units. एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का मतलब क्या होगा, मतलब प्रॉपर फेडरलिज्म नहीं है। प्रॉपर फेडरलिज्म क्या होता है, पावर को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करिए केंद्र की सरकार के बीच में और राज्य की सरकार के बीच में। जब ताकत थोड़ी बहुत केंद्र की सरकार के रिस्पेक्ट में फेवर में ज़्यादा है, राज्य की सरकार के पास उतनी नहीं है, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई कुछ हद तक ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, प्रॉपर तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं। बट ऑब्वियस ही बात है, सेक्शनिज्म की टेंडेंसी के चलते, इतनी ज़्यादा रीजनल रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ के चलते इंडिया के अंदर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का कंसेप्ट लाया गया। अब ऐसा एक कंसेप्ट दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट करता है। दिल्ली वैसे तो एक यूनियन टेरिटरी है, बट वहाँ पे एक इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करती है। ओके, और इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़ के बाकी सारी ताकतें हैं। ओके, तो इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो केंद्र की सरकार और गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बीच में लगातार झड़प जारी है पिछले कई सालों से, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स के थ्रू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, बट प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो नहीं पा रही, जो कि राज्य की सरकार ज़्यादा ताकत मांग रही है और केंद्र की सरकार ज़्यादा ताकत देने को तैयार नहीं है। अभी रिसेंटली हमने कल न्यूज़ देखी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी 5 जजों की बेंच की, उसने ये बोला कि जो इलेक्टेड सरकार है राज्य की, उसका कंट्रोल होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर। हालांकि उसका कंट्रोल केवल उन डोमेन में होगा जहां तक राज्य की सरकार का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स एक्सटेंड करती हैं। मतलब जैसा कि आपको पता है कि भैया दिल्ली के अंदर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के ऊपर राज्य की सरकार का कंट्रोल नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होंगी उसके ऊपर राज्य की सरकार का कंट्रोल नहीं होगा। बाकी हर चीज़ के ऊपर राज्य की सरकार का कंट्रोल होगा। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये भी थी, मैंने अलग से वीडियो बना के आपको समझाया भी था कि जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है दिल्ली की सरकार का, वो सर्विसेज डिपार्टमेंट का कंट्रोल केंद्र की सरकार अपने पास रखती थी। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर होता था वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो केंद्र की सरकार ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया कि भाई देखिए, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन तो दिल्ली के लिए एग्जिस्ट करता नहीं है, और चूंकि ये जो दानिक्स नाम की सर्विस है और जो भी डायरेक्ट IAS या IPS जाके पोस्टेड होते हैं दिल्ली यूनियन टेरिटरी में,
वो यूपीएससी यानी कि केंद्र की सरकार द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं। यूपीएससी यानी कि केंद्र की सरकार, मतलब यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट कहीं ना कहीं ये लोग डायरेक्टली रिपोर्ट होने के बाद डीओपीटी में जाते हैं, जो कि केंद्र की सरकार के अंदर आता है। तो सीधी सीधी बात यह कि सर्विसेज डिपार्टमेंट का कंट्रोल केंद्र की सरकार मांग रहा था। केंद्र की सरकार के इस पर्टिकुलर स्टैंड को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने यूनानिमस वर्डिक्ट दिया और सबने बोला कि भैया सर्विसेज डिपार्टमेंट का कंट्रोल रहना चाहिए राज्य की सरकार के पास। केंद्र की सरकार के पास ये कंट्रोल नहीं हो जा सकता, क्योंकि राज्य की सरकार इलेक्टेड सरकार है। हाँ, राज्य की सरकार जो 3 इलाके उनको नहीं अलॉटेड है, वहाँ पे कोई नियम कानून या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी, बट बाकी जगह पे इनका कंट्रोल बैठना चाहिए। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब और जो बाकी आप फंक्शनरीज हैं आम आदमी पार्टी, वो काफ़ी खुश हो गए। यहाँ पे एक लंबा प्रोलॉन्ग स्ट्रगल चल रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को, यहाँ पर कुछ हद तक सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो बेसिकली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में चीज़ें बदली हैं। सर्विसेज डिपार्टमेंट का कंट्रोल सीधे सीधे राज्य की सरकार को दिया गया दिल्ली की। बट देखिए प्रॉब्लम है, 2021 में GNCTD अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जल्दी यहाँ पे केंद्र की सरकार कंट्रोल देने वाली है नहीं। अभी आज ही न्यूज़ निकल के आ रही थी कि ओवरऑल जब सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, हेड को ट्रांसफ़र किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, तो उसको रिलीव नहीं कर रही केंद्र की सरकार। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डर पे साइन नहीं कर रहा है। तो इस बात को लेके फिर से आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट लिस्टिंग के लिए पहुंची है कि माई बाप, जब आपने प्रिसाइज डायरेक्शन दिए हैं कि भाई सर्विसेज डिपार्टमेंट हमारे अंदर है, तो हमारी बातें यहाँ पे मानी क्यों नहीं जा रही। तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, अर्जेंट लिस्टिंग की बात की जा रही है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में थोड़ा समय लग जाएगा, अर्जेंट लिस्टिंग ऑफ केस के लिए मतलब यहाँ पे अर्जी डाल रहा है कौन, आम आदमी पार्टी की सरकार। तो अभी ये आम आदमी पार्टी की जो स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली की वर्सेस जो केंद्र की सरकार वाली झड़प है, ये भाई देखो लंबी चलने वाली है। ये मुद्दा इतनी आसानी से सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली की इंपॉर्टेंट सर्विसेज के ऊपर केंद्र की सरकार भी अपना कंट्रोल छोड़ना चाहती नहीं है। फिर आगे जाते हैं, वेलफेयर सेंडिंग हैज़ बीन गेटिंग अ रेगुलर प्रूविंग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भैया, यूनियन के बजट की बात की जा रही है। इस साल का यूनियन के बजट एक्सपर्ट्स द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है एलोकेशन ऑन वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर खर्चे को कम करने के लिए। रियल टर्म्स में वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जो खर्चा है वो कम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इनफैक्ट पोस्ट कोविड-19 रिकवरी अच्छी हुई है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, उसके बावजूद भी वेलफेयर स्पेंडिंग के ऊपर खर्चा यहाँ पे कम हो रहा है। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रही है, वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही। और इसके प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स है, इनका ये बताना है कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सरकार आई थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, सिंस 2014, इन्होंने ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जो सेंट्रल एलोकेशन है उसको कम किया है। इट हैज़ डिक्लाइंड एज ए प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी। जैसे फॉर एग्जांपल सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ये चाइल्ड माल न्यूट्रिशन और हंगर को देखता है। अब 2021-22 में जो आंगनवाड़ी प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर, इसको पोषण अभियान के साथ मर्ज किया गया, ठीक है ना। और ओवरऑल एक न्यूट्रिशन स्कीम थी एडोलेसेंट गर्ल्स की, वो भी यहाँ पे मर्ज कर दी गई। उसके बाद अगर आप देखो तो जो कंबाइंड एलोकेशन पे खर्चा होता था 2014-15 में, वो था 0.13% ऑफ जीडीपी, जो कि 2023-24 में हो गया 0.07%। तो बेसिकली पोषण 2.0, सक्षम आंगनवाड़ी, इस प्रकार की इंपॉर्टेंट स्कीम्स के ऊपर खर्चा आधा कर दिया गया व्हेन रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी। जबकि जीडीपी अगर यहाँ पे बढ़ रही है तो खर्चे भी इनके ऊपर बढ़ने चाहिए। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डाटा के हिसाब से परसेंटेज ऑफ एनीमिक, अंडरवेट एंड स्टंटेड चिल्ड्रन इन इंडिया इज 67%, फिर आगे 32% एंड 36%। तो बेसिकली एनीमिक बच्चे हैं 67%, अंडरवेट हैं 32% और ओवरऑल स्टंटेड है 36%। तो ये दुनिया में सबसे खराब फिगर्स हैं। तब भी माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए जो पैसा यहाँ सरकार के द्वारा ख़त्म किया जा रहा है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, वो कम हो रहा है। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन स्कीम है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम इंडिया के अंदर 12 करोड़ बच्चों को कवर करती है। एविडेंस ये बताता है कि इस मिड डे मील स्कीम के चलते क्लास अटेंडेंस इंप्रूव होती है, न्यूट्रिशनल आउटकम्स बढ़ते हैं, बच्चों में स्टंटिंग कम होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मिड डे मील स्कीम का बजट 50% से घटा है। 2014-15 में ये 0.08% था जीडीपी का, 2023-24 में हो चुका है 0.04%। इनफैक्ट 2021 में एक स्कीम तमिलनाडु में लॉन्च की गई थी ब्रेकफास्ट से रिलेटेड कुछ एलोकेशन को लेकर, यहाँ बच्चों को स्कूल में अच्छा ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। अब ऐसी स्कीम जब केंद्र की सरकार को बोला गया कि हाँ भाई आप केंद्र के लेवल पे इंप्लीमेंट करिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मना कर दिया, बोला इतना बजट है नहीं, इतना पैसा है नहीं। तो और उसके बाद
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करती थी, एक प्रकार का कंडीशनल कैश ट्रांसफर था। वुमेन को 5,000 रुपये यहाँ पे दिए जाते थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ओवरऑल मैटरनिटी बेनिफिट के तौर पर। और ओवरऑल अगर आप देखो सारी वुमेन और सारे बर्थ्स को कवर करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के मैंडेट के हिसाब से इस पर्टिकुलर स्कीम को चाहिए एलोकेशन 14,000 करोड़ रुपए का, जबकि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो वो है बजट है वो केवल 3,000 करोड़ रुपए है। तो बेसिकली जिस चीज़ को 14,000 करोड़ चाहिए उसको इंटेंशनली आप 3,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर रहे हो, मतलब इसका मतलब ओवरऑल आप चीज़ों में कटौती कर रहे हो, वेलफेयर पॉलिसीज़ में कटौती कर रहे हो। फिर भाई मनरेगा और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ओके, अगर इनकी बात की जाए तो ओवरऑल इन पे जो खर्चा हुआ है एज अ शेयर ऑफ जीडीपी सिंस 2014 वो कम हुआ है। मनरेगा ओवरऑल 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देता है टू एवरी रूरल हाउस होल्ड्स, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, जो कि 80 करोड़ से ज़्यादा है हमारे देश के अंदर। अब मनरेगा एक्सपेंडिचर जीडीपी का था 2014-15 में 0.26%, जो कि 2023-24 में हो चुका है 0.20%। वहीं पे एनएफएसए के अंदर एलोकेशन 2014-15 में 0.94% था एज अ जीडीपी, और 2023-24 तक हो चुका है 0.65%। तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब ये दिखा रहा है कि इतने इंपॉर्टेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर भी जो भारत सरकार का खर्चा है वो खर्चा यहाँ पे कम किया जा रहा है। 2020-21 की बात की जाए तो 2020-21 में मनरेगा में 8.55 करोड़ हाउस होल्ड्स ने एम्प्लॉयमेंट मांगा, और उस समय पे कोरोना भी बहुत तेजी से फैला तो मनरेगा ने लोगों की मदद की। और अगर आप देखो तो उसी साल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर 93 मिलियन टन आप कह लो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसके चलते जीडीपी का 2.73% ओके एनएफएसए के ऊपर और 0.56% ऑफ जीडीपी मनरेगा के ऊपर खर्च हुआ। तो इतनी बड़ी क्वांटम में हमने पैसा खत्म किया 2020-21 जब कोरोना अपने विकराल फॉर्म में था, और कोरोना के बाद मतलब उस पर्टिकुलर 2020-21 के बाद कोरोना तो अभी भी चल रहा है, जो ओवरऑल एज अ शेयर ऑफ जीडीपी शेयर हो गया एनएफएसए का और मनरेगा का, वो केवल 1.5% रह गया मिला के। तो एक समय पे 2020-21 में जब ये 2.73 + 5 6 लगभग 3.25% था, वो अब 1.5% पे वापस आ चुका है। और उसकी खास बात यह है कि जीन रीस करके एक इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये बताया कि 2014-15 को अगर 2022-23 से आप कंपेयर करो तो जो रियल वेजेस हैं कैजुअल वर्कर्स की इन्फ्लेशन को अकाउंट करके वो प्रति साल 1% से कम की स्पीड पे बढ़ी है, और महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो जो एक्चुअल आज की डेट में रियल इनकम है 2023-24 में वर्कर्स की, वो 2014-15 से भी कम है अगर आप इन्फ्लेशन को अकाउंट करके देखो। फिर आगे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये एक स्कीम है जो पेंशन प्रोवाइड करती है एल्डरलीज को, बूढ़े लोगों को, विडोज को, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को, और जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, मॉनेटरी असिस्टेंस चाहिए जिन फैमिली को जिनका ब्रेड विनर चला गया कोविड-19 के समय पे। तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर जो जीडीपी एलोकेशंस था वो 2014-15 में 0.06% ऑफ जीडीपी था, जो कि 2023-24 में केवल 0.03% रह गया। समझ के बात को? तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर भी यहाँ पे खर्चा कम हुआ है। खास बात दोस्तों ये कि 60 इकोनॉमिस्ट ने लिख के केंद्र की सरकार से बोला था कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर जो एलोकेशन है उसको बढ़ाइए, और ये जो पेंशन अमाउंट दिया जाता है बूढ़े लोगों को 200 रुपये प्रति महीने का और विडोज़ को 300 रुपये प्रति महीने का, ये बहुत ज़्यादा कम है, इसको बढ़ाइए भाई। अभी बढ़ाना तो छोड़ो, ओवरऑल एलोकेशन ही नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में आधा हो गया है पिछले 8 सालों में। फिर भाई स्कूल एजुकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके ऊपर जो केंद्र की सरकार का एक्सपेंडिचर है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, ये भाई 2014-15 में 0.37% था, 2023-24 में हो चुका है 0.23%। और खास बात दोस्तों ये है कि इसकी वजह से जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो भी इंडिया के अंदर बढ़ सकते हैं। हेल्थ के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो भैया हेल्थ में 2014-15 में 0.25% खत्म किया था केंद्र की सरकार ने, लेकिन 2023-24 में 0.30% खत्म किया। तो हेल्थ में जो एक्सपेंडिचर है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी वो केंद्र की सरकार का बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ाने में केंद्र की सरकार ने देर कर दी। जितना बढ़ाया है उतना इनफ है नहीं, इससे ज़्यादा इंप्लीमेंट या फिर एलोकेट करने की जरूरत थी। तो जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन रिपोर्ट आई है यूनिसेफ के द्वारा, इसमें बताया गया कि इंडिया के अंदर लोएस्ट रेट्स हैं वैक्सीनेशन के साउथ एशिया के अंदर। फिर इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं, अपनी जेब से पैसा निकाल के ज़्यादा खर्च करते हैं व्हेन कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज, जिसके चलते मिलियंस की तादाद में हर साल लोग गरीब होते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो जो जीडीपी का शेयर है मिड डे मील स्कीम का, फूड सब्सिडी का, हेल्थ केयर का, ओके, ये सब अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता नजर आ रहा है। तो सरकार कौन से बेसिस पे वोट मांगती है?
सरकार यहाँ पे वोट मांग रही है टेंजिबल गुड्स की डिलीवरी को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो कुकिंग फ्यूल लोगों तक पहुंचाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक पहुंचाई जा रही, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा रहा है यहाँ पे वुमेन का। तो बेसिकली इस प्रकार की स्कीम, इस प्रकार के टेंजिबल गुड्स के थ्रू ओवरऑल करंट रूलिंग सरकार बता रही है कि हाँ भाई हम डेवलपमेंटल पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लोगों तक सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। बात यह है कि ये टेंजिबल गुड्स ग्राउंड लेवल पे लोगों तक पहुंचाना कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है ना। तो है तो ये भी वेलफेयर पॉलिसी का पार्ट, बट एक्चुअली में वेलफेयर पॉलिसी का जो एलोकेशन है वो कितने स्टैटिस्टिक्स और किस क्वांटम से कम हो रहा है ये हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया। आइडियली एक पर्टिकुलर इकोनॉमी जिसकी जीडीपी बढ़ रही है उसका प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन वेलफेयर प्रोग्राम भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए। कम से कम कांस्टेंट तो रखो, यहाँ तो आधा घट रहा है भाई। ओके, तो कुल मिला के अगर आप देखो तो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के ऊपर जो सरकार का खर्चा बजट एलोकेशन में होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए 4.3% ऑफ जीडीपी, बट हो रहा है केवल 1.5%। इनफैक्ट वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इशू की, उसमें क्या बताया गया कि 24% इंडियंस आर कवर्ड बाय एटलीस्ट वन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एशिया पैसिफिक में एक एवरेज नागरिक जो है, जो 44% नागरिक हैं एशिया पैसिफिक के, वो एक इंश्योरेंस स्कीम से कवर्ड है। इंडिया के अंदर केवल 24.8% बंदा ही यहाँ पे कवर्ड है। इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट स्टैग्नेंट है 132 पे। माल न्यूट्रिशन लेवल इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं, तो अपने आप में टेंशन की बात है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की पहली गवर्नमेंट थी 2014 से लेकर 2019 के बीच में, उसने जो गलती की उस गलती को सुधारना चाहिए। जो कॉर्पोरेट टैक्स हमने कम किया उसके चलते जो सरकार को 4.3 लाख करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान हुआ, उस रेवेन्यू को मतलब कलेक्ट करो इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट से जो पैसा कमा रहे हैं और उसके बेसिस पे लोगों के डेवलपमेंट और वेलफेयर पॉलिसीज में लगाओ। फिर आगे जाते हैं, वेलकम इनिशिएटिव आयुष कोलैबोरेशन विद ICMR फॉर साइंटिफिक वैलिडेशन इज राइट स्टेप। तो एक वेलकम मूव है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने यहाँ पे हाथ मिला लिए हैं और बोला है कि क्वालिटी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएंगे टू जनरेट एविडेंस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन। तो मॉडर्न मेडिसिन को अगर आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस के साथ मिला के कुछ डिजीजेस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाए तो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे उसके क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे स्टडी किया जाएगा, उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया जाएगा। देखिए क्या है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डेकेड से ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स करा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स कराने के लिए ICMR इज द कॉम्पिटेंट बॉडी। ठीक है भाई, अभी के लिए जो आयुष सिस्टम है जिसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी सब आते हैं, केवल आयुर्वेदा को ही मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिला के स्टडी किया जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो भी साइंटिस्ट हैं वो केवल दवाई के इम्पैक्ट को स्टडी करेंगे और फिर उस पर्टिकुलर मॉडर्न मेडिसिन को आयुर्वेदा के साथ मिला के मतलब स्टडी करेंगे और उस स्टडी के कंपैरिजन के बेसिस पे पता करने की कोशिश की जाएगी कि हाँ भाई आज की डेट में क्या सच में आयुर्वेदा की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। इनफैक्ट आयुर्वेदा अकेले यहाँ पे ओवरऑल कितना थेरेपेटिक इफेक्ट दिखा सकता है एक बीमार इंडिविजुअल के ऊपर, इसको भी अगले फेज ऑफ द स्टडी में कवर किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो ट्रायल है ये ट्रायल यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के रिस्पेक्ट में इंडिया में पहले कभी ट्रायल नहीं हुए। इंडिया में पहले भी ट्रायल हुए हैं, साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ आयुर्वेदा इंटरवेंशंस करने की कोशिश की गई है, बट ICMR जैसी बॉडी इन्वॉल्व नहीं थी। यहाँ पे ICMR जैसी बॉडीज इन्वॉल्व है। ऑल ओवर इंडिया इस प्रकार के टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। ओके, और इसके आउटकम के आधार पर यह पता करने की कोशिश की जाएगी क्या सच में आयुर्वेदा में वो दम है जिस दम को यहाँ पे क्लेम किया जाता है। ठीक है भाई, फिर आगे जाते हैं CBSE के। भाई यहाँ पे रिजल्ट्स निकल के आ चुके हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के। कक्षा 10 के अंदर 2022-23 सेशन में 93.12% बच्चे पास हैं, 93.12%, और कक्षा 12 के अंदर 87.33% बच्चे पास हैं। ये नंबर 2021-22 के सीज़न से कम है। 2021-22 में 10th क्लास में 94.4% बच्चे पास थे, 12th में 92.7% बच्चे पास थे। तो 10वीं और 12वीं कक्षा के जो पास बच्चे हैं उनका नंबर 1.28% और 5.38% रिस्पेक्टिवली से घटा है व्हेन कंपेयरिंग 2022-23 टू 2021-22। ठीक है भाई, फिर आगे यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीज़न देने वाली प्रक्रिया थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। किसी भी प्रकार की मैरिज लिस्ट को बना के बच्चों के बीच में एक आर्टिफिशियल बैरियर यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा। हालांकि वो बच्चे जो टॉप 0.1% में आते, जिन्होंने एक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ मार्क्स यहाँ पे स्कोर किए हैं, उनको ज़रूर एक मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कक्षा 10 की बात की जाए तो 1,95,799 बच्चे ऐसे हैं
जिन्होंने 90% से ज़्यादा स्कोर किया है। टोटल बच्चों का 9.04% और 44,297% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95% से ऊपर स्कोर किया। ये टोटल बच्चों का 2.04% है। कक्षा 12 की बात की जाए तो 1,12,838 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% मार्क के ऊपर स्कोर किया और 22,622 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95% मार्क्स के ऊपर स्कोर किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं दोस्तों। ये न्यूज़पेपर क्लिप में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। बहुत ही स्टैटिक किस्म का स्टैटिस्ट है, इतना काम का है नहीं, बस हमने हल्का फुल्का यहाँ पर डिस्कस कर लिया चूँकि CBSE का बोर्ड रिजल्ट है तो ओवरऑल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। आगे, साइक्लोन मोचा टू बी सीवियर। भाई साइक्लोन के रिस्पेक्ट में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। साइक्लोन्स मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। उन वीडियोस को ध्यान से देखिए, आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। साइक्लोन मोचा के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो देखिए अभी ये न्यूज़ में है इसलिए पता होना चाहिए। ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनिशियल फोरकास्ट के हिसाब से इंडिया को कम थ्रेट देगा। ये थ्रेट दे रहा है किसको? म्यांमार को और पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश को, ऐसा बोलना है फोरकास्ट थ्रू इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। जो मोचा है इसको यहाँ पे वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जा रहा है, ठीक है। सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे सिचुएटेड है, ओके। और नॉर्थ ईस्टवर्ड बह रहा है 12 किलोमीटर प्रति पर आवर की स्पीड पे। नॉर्थ ईस्टवर्ड्स बढ़ेगा ये और इंटेंसीफाई हो जाएगा एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में ओवर ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द नाइट ऑफ फ्राइडे। ओके भाई, तो ये सब बातें और बताई जा रही। तो मतलब बेसिकली देयर इज़ वेरी मच चांस कि जो पर्टिकुलर साइक्लोन है ये लैंड करेगा म्यांमार और बांग्लादेश के ऊपर, वहाँ ज़्यादा तबाही मचा सकता है, ठीक है ना भाई। अगर देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के कुछ हिस्सों में बड़ी भारी बारिश आने के आसार हैं इसकी वजह से, और मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और असम में भारी बारिश आने के आसार है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं अपना लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। लेक्चर छोटा रखा है, उसके दो वजह हैं। एक तो आज न्यूज़ भी कम है और दूसरा मैंने थोड़ा शॉर्टन इसलिए कर दिया है चूँकि मैं लेट हो गया लेक्चर को रिकॉर्ड करने में ड्यू टू ट्रेवल प्लान्स। बट आई होप कुछ ना कुछ यूज़फुल जरूर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हो। कल संडे है, कल भी अब देखते कितनी न्यूज़ है, तो अगर मैं ठीक से न्यूज़पेपर देखूंगा, कुछ न्यूज़ छूट गई होंगी तो मैं कल के लेक्चर में कवर कर दूँ। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए। आई होप आपको इन लेक्चर से मज़ा आ रहा हो, कुछ ना कुछ यूज़फुल जानने को मिल रहा हो दोस्तों। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं।